नाजरीन, ओपोजिशन के चीखों का वक्त हुआ चाहता है। न्यूयॉर्क से तिल अबीब तक पॉलिसी साजों को मिर्चें लगने वाली हैं। पाकिस्तान के सलामती के इदारों ने इनका प्लान न सिर्फ नाकाम बना दिया है बल्कि अपनी हुकूमत के साथ खड़े होने का ऐलान भी कर दिया है। आज की वीडियो में आज होने वाली सलामती कमेटी के इजलास का मुख्तसर अहवाल और इस गेम को वाजे करूंगी जो हमारे सलामती के इदारों ने बड़ी खूबसूरती से खेल कर सबको एक्सपोज कर दिया है। किसी को मालूम ही नहीं था कि इमरान खान और पाक फौज के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं और अब ऐसा सरप्राइज आया है कि दुश्मन की चीखें निकलने वाली हैं। आज वजीर आजम पाकिस्तान की जेर सदारत कौमी सलामती का अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें दिफा, तवानाई, इतलात, दाखिला खजाना, इंसानी हकूक, मनसूबाबंदी और तरक्की के विफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स, मामले खसूसी कौमी सलामती समेत सीनियर हुकाम शरीक हुए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने धमकी आमेज मरासले को दुरुस्त करार दिया और तशवीश का इजहार करते हुए इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत कहा और इसका सख्त जवाब देने का फैसला किया गया है। सिविल और मिलिट्री क्यादत एक सफ़े पर है। इलामी में कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की सफारतकार की इस्तेमाल की गई जुबान पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है और जवाब सफारती आदाब को मद्देनजर रखकर दिया जाएगा। नाजरीन, बहुत सारे अहबाब मौजूदा सियासी सूरत हाल को देख कर परेशान है। बज़ाहिर हालात ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स बेचैन और मुस्तरब है कि कहीं एक बार फिर मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा न हो जाए। इन तमाम नाजरीन से बस इतनी सी गुजारिश है कि आपने घबराना नहीं। आपके सामने कुछ वाकयात रखती हूँ जिससे आपको इस सारे खेल को समझने में आसानी होगी। 6 मार्च को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को एक धमकी आमेज खत मौसूल हुआ। खत को वजीर आजम और फिर आर्मी चीफ और DGISI से शेयर किया गया। वजीर आजम, आर्मी चीफ, DGISI की मुलाकातें शुरू हो गयी। 2 बार कोर कमांडर्स मीटिंग भी हुई। खत के बारे में इन चंद लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था या फिर दुश्मन और वतन के गद्दारों को मालूम था। 7 मार्च को तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई। अब खेल का मैदान सज चुका था। वजीर आजम और आर्मी चीफ खामोश रहे सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन कौन दुश्मन के साथ डायरेक्ट राब्ते में है और कौन अनजाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसी दौरान बात खुली कि PTI के कुछ मुनहरिफ अरकान सिंध हाउस में छुपे बैठे हैं जिनको मजबूरन मीडिया के सामने लाना पड़ा। ये अनजान प्यादे थे। 23 मार्च की परेड और 22 साल बाद OIC के इजलास का ऐलान हुआ। बिलावल की ललकार आई, हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे। फजलुर रहमान बोला, हम 23 मार्च को इस्लामाबाद पर यलगार कर देंगे। हुकूमती इत्तेहादियों ने भी अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी और ब्लैक मेलिंग और लालच की इंतहा कर दी। गद्दार सामने आना शुरू हो गए। फिर पाकिस्तानियों ने देखा कि OIC का इजलास भी हुआ और 23 मार्च की शानदार परेड भी, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज ने पहली बार किसी वजीर आजम का खड़े होकर मुसलसल तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। वजीर आजम की वापसी पर आर्मी चीफ गाड़ी तक छोड़ने गए और सैल्यूट भी किया। हुकूमत और फौज ने अपनी मर्जी का मैदान सजा लिया। अब एक के बाद एक खिलाड़ी मैदान में उतरना शुरू हो गए। जहन में रखिएगा कि सुपर पावर की धमकी वाले खत के बारे में सिर्फ गद्दारों और रखवालों को खबर है मगर सब खामोश हैं। वजीर आजम ने अवामी मुहिम शुरू की। अवाम ने जोक दर जोक हिस्सा लिया। सारी दुनिया ने देखा कि वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी अपनी कौम में कितना मकबूल है। ये जलसे ओपोजिशन और बैरूनी दुश्मन के लिए थे। 6 मार्च से 27 मार्च तक इन 21 दिनों में शदीद असाबी जंग के दौरान असली गद्दार निकल कर सामने आने लगे। 27 मार्च का जलसा भी खेल का हिस्सा था जिसमें अवामी ताकत के मुजाहरे के बाद खत लहराया गया ताकि अब गद्दारों और मुहिबे वतन लोगों के दरमियान लकीर वाजी हो जाए। नाजरीन, याद रखें, आप एक ट्वीट करते हैं तो FIA वाले पिन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद में इतनी हलचल हो और खुफिया हाथों को इल्म न हो। इस्लामाबाद में मार्च के महीने में कौन किससे छुपकर मिला, कितने पैसे उधर से इधर हुए, कितनी कांस मुल्क से बाहर हुई, एक एक चीज का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी अपने जाल में आहिस्ता आहिस्ता खुद फंसने लगे हैं। ये सिर्फ इक्तदार की जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की भी जंग है। इसमें कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। न्यूट्रल होने का खेल खेलकर असली गद्दारों को खुलकर खेलने का मौका दिया गया था। अब खेल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इसे कहते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सांप बिलों से बाहर निकल के सामने आ चुके हैं। मारखोर ने इन्हें बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया है। अब जबड़ के इनको गर्दन से पकड़ना बाकी है और ये अमल आज से शुरू हो जाएगा। यकीन रखें, आपका मुल्क महफूज हाथों में है और महफूज हाथों में ही रहेगा। बस आपने आखिरी बाल होने तक मायूस नहीं होना। बहुत से नाजरीन परेशान है कि क्या होने वाला है। मैं कह रही हूँ कि कुछ नहीं होने वाला। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक सब कुछ ठीक जा रहा है। चले ये भी फर्ज कर लें कि MQM सचमुच चली गई है तो भी कुछ नहीं होगा। सभी समझ रहे हैं कि MQM के जाने से कोई बहुत बड़ा अपसेट हो गया। MQM के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। MQM को मिला के 175 अरकान बनते हैं। हुकूमत के लिए 4 लोग इधर उधर करना मामूली बात है। मुनहरिफ अराकीन का कोई इशू नहीं। अगर 3 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आया तो हुकूमत के लिए फतह के दरवाजे खोल देगा। डर के मारे कोई मुनहरिफ रुकन वोट नहीं डालेगा। अगर किसी ने हिम्मत कर भी ली तो मुमकिन है इसका वोट काउंट ही न किया जाए। अभी तो पहला दिन है और आप अभी से घबरा गए। अतवार का दिन बहुत अहम है। आप बहुत से लोग वापिस आते देखेंगे। चौधरी परवेज इलाही बहुत मंजे हुए सियासतदान है। शातिर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो PTI में आए हैं तो बहुत सोच समझ कर आए होंगे। मेरे ख्याल में अभी तक हालात मुकम्मल तौर पे नॉर्मल है। किसी को परेशान होने की
ضرورت نہیں. عمران خان ہی اس ملک کے پرائم منسٹر رہیں گے. انتہائی نامساعد حالات کی صورت میں ملک الیکشن کی طرف چلا جائے گا اور یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 6 ماہ بعد کے الیکشن میں جیت کس کی ہوگی. عمران خان اسی لیے انتہائی پر اعتماد ہیں. ناظرین، اس وقت عمران خان کو سپورٹ کرنا وقت کی ضرورت ہے. میں عمران خان کو اس لیے سپورٹ کر رہی ہوں کہ یہ بہت واضح ہے کہ آج اگر اس قوم نے عمران خان کو کھو دیا تو یہ ایک لیڈر نہیں بلکہ عزت و وقار سے جینے کا شاید آخری موقع کھو دیں گے. یہ قوم غلامی سے نکلنے کی جدوجہد کا گلا گونڈ دے گی. پاکستان کا بحال ہوتا ہوا تشخص واپس کھائی میں جا گرے گا. دنیا پاکستان کا سن کر اور پاکستانیوں کو دیکھ کر ایسے ہی ناک بو چڑھائے چلے جایا کرے گی جیسے عمران خان سے پہلے تک تھا. آپ کے سربراہان کو مغربی ممالک میں داخلے پر یوں ہی ننگا کیا جاتا رہے گا. آپ کی خارجہ پالیسی ایک بیرونی فون کال کی محتاج ہو کر رہ جائے گی. دنیا بھر میں عالمی سطح پر اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرنے والا فرد کھو دیں گے ہم. کل مغربی آقاؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے والے لیڈر کی جگہ ان کے تلوے چاٹنے والے مفاد پرست سیاستدان ہمیں جونکوں کی طرح چمٹ جائیں گے. مغربی میڈیا کی سالوں کی انڈوکٹرینیشن کو اپنی چند لائن سے ادھیڑ کر رکھ دینے والا یہ شخص شاید دوبارہ نہ ملے ہمیں. دنیا بھر میں پاکستان خدا نہ خواستہ ایک دہشت گرد، ایک بیکورڈ، ایک پسماندہ اور غلام ملک کے طور پر جانا جاتا رہے گا جو کل تک جانا جاتا تھا. کل کوئی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی جرات کرنے والا نہیں ہوگا. کل کوئی یہ نہیں کہے گا ہم تعلقات برابری کی سطح پر رکھیں گے. کل کوئی دنیا کو یہ نہیں بتائے گا کہ 9/11 سے پہلے پاکستان امریکہ کی جنگ میں کودنے سے پہلے دنیا کے خطرناک ممالک میں شامل نہیں تھا. کل کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا جو عالمی برادری میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایسی جاندار آواز بلند کر سکے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کر دیا جائے. کل کو پاکستان کو ایسا ترجمان ملنا محال ہوگا جو اپنے قومی لباس میں پر اعتماد طریقے سے پوری دنیا کے سامنے اپنی قوم کی نمائندگی کرے اور اپنے قومی وقار کی بات کرے. کل اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیڈر کو کھونے کے بعد کل پاکستانی قوم کی طرف سے دنیا کو کوئی نہیں بتائے گا کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اظہار رائے نہیں. کل کو عالمی صہیونی سامراج کے سامنے کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر انہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا کہ تم لوگ ہولوکاسٹ پر بات نہیں کرتے لیکن گستاخی کو اظہار رائے کی آزادی کہتے ہو. کل پاکستان کے پاس کوئی ایسا ترجمان نہیں ہوگا جس کی دنیا عزت کرے، جسے دنیا سنے، جو بطور پاکستانی اپنا ایک انفلوئنس رکھنے والا ہو. کل کو کشمیریوں کا مقدمہ لڑتے ہوئے عالمی برادری کی منافقت کا پول کھولنے والی ایسی مثالیں دینے والا نہیں ہوگا کہ یہاں اسی یہودی کو بند کر دیں پھر دیکھیں دنیا کی حالت وہاں کشمیر میں 80 ملین بند ہیں. پھر بیرونی دباؤ پر کوئی نے للکار نہیں کہے گا کہ ہم تمہاری غلام نہیں کہ جو تم کہو ہم کر دیں. پہلے کشمیر پر بات کرو. کل کو کوئی ایسا لیڈر نہیں ملنے والا جس پر ایک بھی کرپشن کا الزام نہ ہو، جس کی دیانتداری پر خلوص پر سوال نہ اٹھایا جا سکے. یاد رکھو پاکستانیوں، سعودیہ کو شاہ فیصل، لیبیا کو قذافی اور عراق کو دوسرا صدام نہ ملا. پھر تم چراغ لے کر ڈھونڈو گے تمہیں دوسرا عمران خان نہ ملے گا کیونکہ قدرت مواقع بھی قدردانوں کو دیا کرتی ہے، نہ شکروں کو، بے قدروں کو اور بڑی معذرت کے ساتھ ایسے بے شرموں کو جن کے نزدیک سستی روٹی عزت کی روٹی سے اوپر ہو، جن کی ترجیحات میں حقیقی آزادی، خود مختاری، قومی وقار، غیرت و حمیت سرے سے موجود ہی نہ ہو. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.